Hello everyone, welcome to Punjab Success Mantra. Today we are going to discuss multiple choice questions based on journal science which are relevant for your exam. तो आई होप यू लाइक द लास्ट 2 सेशंस जो हमने जर्नल साइंस पे किए थे. तो आज थोड़ा हम और क्वेश्चंस करते हैं अपना जर्नल साइंस पे. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर. तो आपके ऑप्शन है ए लेंस, बी कॉर्निया, सी रेटिना या फिर डी आइरिस. तो हम आई पढ़ते हैं, आई के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हम उससे फेमिलियर है. आई का डायग्राम हम देखा करते थे स्कूल में. तो अब जो कलर है हम कहते हैं कि ब्राउन आइज है या फिर आपकी ब्लैक आइज है. तो वो कलर जो है कौन डिसाइड करता है इनमें से, या उस पार्ट को क्या कहते हैं जो हमें कलर दिखाता है. तो आपके आंसर आप कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं, ए बी सी या फिर डी. ठीक है जी. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है आपका आइरिस डी. डी जो आइरिस है. अब आई आपकी पता है आपको स्फेरिकल शेप की होती है और यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट फ्रंट होता है जिसे आप कॉर्निया कहते हैं. अब कॉर्निया के पीछे आपका एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वो हमारा आइरिस है. अब आइरिस जो है वो कलर प्रोवाइड करता है हमारी आंख को, प्लस जो है उसमें एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको प्यूपिल कहते हैं. अब प्यूपिल का साइज जो है वो आपका बड़ा छोटा होता रहता है. ये जो बिल्कुल डार्क स्पॉट, ब्लैक स्पॉट आपको दिखता है आइरिस के अंदर, उसको प्यूपिल कहते हैं. तो वो अंधेरे में प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है और जब आप रोशनी में आते हैं तो कम हो जाता है. तो ये आपका कंट्रोल कौन करता है? आइरिस. ठीक है जी. ये इसका साइज भी कंट्रोल कर रहा है. अब प्यूपिल के पीछे जो है एक लेंस होता है जिसको हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, जो हमारी लाइट फोकस करके डालता है कहाँ? रेटिना पे. तो उसी से हमें जो है इमेज नजर आती है. ठीक है जी. तो ये हमारा आई है. आई का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं. अब सामने से जो हम जैसे हमें नजर आता है वो ये है, ये आपका पार्ट है, इसको स्क्लेरा बोल रहे हैं. आइरिस आपका ये वाला पार्ट हो गया. ठीक है, जो कलर ऑफ द आई आपकी बताता है. प्यूपिल आपका ये वाला पार्ट हो गया. ठीक है जी. तो आइरिस के अंदर आपका प्यूपिल है और प्यूपिल की जो साइज है कौन कंट्रोल करता है? आइरिस. तो इस एक्सप्लेनेशन में ही आपके मल्टीपल क्वेश्चंस बन जाते हैं. तो ये आईलिड है, तो ये हमारी फिजिकल आई जैसे हम देखते हैं वो है. अब इंटरनल डायग्राम आई का ऐसा होता है. ये कॉर्निया आपका यहाँ पे है. ठीक है जी. आइरिस हमने देख ही लिया है, साइड से आपको ऐसे दिखता है. लेंस आपका इधर है. अब ये आपको ये वाला पोर्शन जो है इसे आप सिलियरी बॉडी या फिर स्क्लेरा बोलते हैं. आपका रेटिना जो है यहाँ पे रेटिना है. ठीक है, और ऑप्टिक नर्व इधर से आती है. तो ये आपका बीच में ये सारा विट्रस ह्यूमर है. तो यहाँ पे लेंस जो है फोकस करता है आपकी इमेज रेटिना पे, फिर आपको जो है नजर आता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हम देखते हैं. तो ये हमारी आई की फॉर्मेशन है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, people normally put some naphthalene balls in the box in which they keep clothes and winter blankets. After some week, they find that there is no naphthalene ball left in the box. Why does the naphthalene balls disappear with time without leaving any residue? तो ये हमारा बेसिकली हमने देखा होगा सर्दियों में हम जब कपड़े डालते हैं तो वाइट वाइट छोटी गोलियां होती है जिनको नैप्थलीन बॉल्स कहते हैं. बट कुछ टाइम बाद खोलो, जब भी आप बॉक्स खोलते हैं तो वहां पे कुछ भी नहीं नजर आता है. तो वो क्यों होता है आपका? ड्यू टू कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन या डिफ्यूजन. ठीक है, तो इनमें से कौन सा फिनोमिना हम यहाँ यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. तो इसका आंसर आपका है बी, सब्लिमेशन. अब सब्लिमेशन आपका क्या होता है? जब आपका सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. ठीक है, अदरवाइज क्या होता है? सॉलिड है, आइस है, ठीक है, वो पहले लिक्विड बनेगा, पानी बनेगा, फिर पानी लिक्विड में है, वो आपका वाटर वेपर बन के गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. बट आपका जब डायरेक्टली सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे सब्लिमेशन बोलते हैं. ठीक है जी. अब आपका बाकी इवेपोरेशन क्या होता है? आपका पानी लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो इवेपोरेशन हो गया. अब आपका कंडेंसेशन क्या होता है? जो आपका गैस है वो वापस से लिक्विड में आता है तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं. बट सब्लिमेशन में क्या है? बीच वाली स्टेज स्किप ही हो जाती है. आपका सॉलिड लिक्विड गैस नहीं रहता है, आपका सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में आ जाता है. ठीक है, तो वही हमारा नैप्थलीन बॉल्स के साथ भी हो रहा है. वो सॉलिड में है पर सीधा वो गैस बन के आपकी उड़ जाती है. तो सब्लिमेशन जो है वो ट्रांजिशन है सॉलिड फेज से गैस फेज में विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट स्टेट जो लिक्विड स्टेट है, जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. थर्ड क्वेश्चन हमारा है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एसिड्स? एसिड्स के बारे में ये स्टेटमेंट है. तो फर्स्ट आपका है एसिड इज अ मॉलिक्यूल विच डोनेट प्रोटोन
और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इन रिएक्शंस। सेकेंड आपका है एसिड्स इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और हाइड्रोनियम एटम्स इन वाटर। थर्ड आपका है एसिड्स हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7। फोर्थ आपका है एसिड इन द स्टमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो यूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, आपके करेक्ट कोड्स आपको बताने हैं इनमें से कौन सी करेक्ट है नहीं। तो एसिड के बारे में ये है, अगर हम पीएच स्केल, हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें ये हैं, तो ये ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ सकती है और सिंगल क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकती है। तो अभी से पहले 2 सेशंस में हमने क्या किया है, हमने सिंगल 1 लाइनर वाले क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन है एग्जाम में, वो डिस्कस किए हैं। तो अब हम थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को ताकि हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें अगर आ जाएं। अगर नहीं आए तो आपके यही स्टेटमेंट आपके 1 लाइनर में भी कन्वर्ट होके आ सकते हैं। और आपके मेन मतलब हमारा प्रैक्टिस से है और रिवीजन से है, तो हमारी फैक्ट रिवीजन तो टाइप ऑफ क्वेश्चन कोई भी हो, फैक्ट्स हमारे रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे एसिड से रिलेटेड है और यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी स्टेटमेंट जो है आपकी एसिड्स के बारे में करेक्ट है। तो पीएच स्केल आपको पता होगा, आपने देखा है पीएच स्केल कैसा होता है। 7 जो है वो न्यूट्रल वैल्यू होती है, 7 से नीचे अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू है तो वो एसिडिक हो गया, 7 से ऊपर है तो वो बेसिक हो जाता है। अब एसिड के क्या है प्रॉपर्टीज की, वो टेस्ट सावर, चेंजेस द कलर ऑफ सर्टन इंडिकेटर्स, जैसे हमने लिटमस पेपर को रेड टर्न कर देता है, बेसिस जो है लिटमस पेपर को ब्लू टर्न कर देते हैं, तो ये आपके इंडिकेटर्स होते हैं, तो इनकी कलर चेंज कर देते हैं। रिएक्ट विद सम मेटल्स, ठीक है, टू लिबरेट हाइड्रोजन, जैसे आयरन से रिएक्ट करते हैं या फिर बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं, फिर ये सॉल्ट फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम NaCl जो है हमारा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, तो एसिड और बेस जो मिला के उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, एसिड बेस मिला के आपको सॉल्ट मिलता है। तो आप ये सर्टन केमिकल रिएक्शन, तो मतलब ये एसिड्स की हमारी प्रॉपर्टीज है। और हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कभी एसिडिटी हो जाती है और हमारा फूड डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टमक जो है वो एसिड्स भी रिलीज करता है। तो ये 4th स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा पीएच स्केल है, तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की वैल्यूज आपको दी है। 7 आपका पीएच किसका होता है, प्योर वाटर का होता है, मिल्क का होता है, ह्यूमन सलाइवा का होता है और ब्लड का होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए जानना। अब एसिड आप इधर देख रहे हैं 0 बिल्कुल पीएच पे है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl भी बोलते हैं हम, और यहाँ पे बिल्कुल 14 यानी पीएच स्केल के बिल्कुल एंड में आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीच भी है, अमोनिया भी है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि एसिडिक मीडियम में कौन सी चीजें आती है और बेसिक मीडियम में कौन सी चीजें आती है। और मेन आपका है आपका न्यूट्रल है आपका ब्लड हो गया, बहुत ही कॉमन, मिल्क हो गया, ह्यूमन सलाइवा हो गया, ठीक है जी। तो कभी कभी इन पे भी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी ये हमारा पीएच स्केल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग लिस्ट। अब यहाँ पे आपको एसिड बेसिस दिए हैं लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में आपको दिए है कि ये नेचुरली कहाँ पाए जाते हैं। तो फर्स्ट लिस्ट में आपका है फॉर्मिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और टार्टरिक एसिड। लिस्ट 2 में है आपका है एंड स्टिंग, लाइम वाटर, सोप और टैमरिंड या फिर ग्रेप फ्रूट। तो इनको आपको मैच करना है। अब आपका ऑप्शंस कोड नीचे दिए गए हैं, कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लाइन वाइज। फॉर्मिक एसिड जो है, जब हमारी चींटी हमें काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, तो ए का 1 हो गया। सेकंड आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम ज्योग्राफी में भी काफ़ी पढ़ते हैं कैल्शियम के बारे में कि लाइम स्टोन एरियाज में जो है कैल्शियम है, वैसे ही आपका नींबू पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका सोप में पाया जाता है, ठीक है, बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोप में आपका मिलता है। टार्टरिक एसिड आपका खट्टी चीज़ों में, जैसे आपका ग्रेप हो गया, इमली होगी, टैमरिंड, उसमें पाया जाता है। तो आपका करेक्ट कोड है बी, इसका आंसर है बी। 1 2 3 4 आपका करेक्ट ऑर्डर में मैच्ड है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, और भी एसिड बेसिस जो है वो रिलीज होते हैं किसी चीज़ों से, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आपका एसिड क्या होता है, एसिड की प्रॉपर्टीज हमने पीछे भी देखा, इट टेस्ट सावर, ठीक है, जो खट्टा खट्टा है वो एसिड है, और बिटर टेस्ट में है आपका बेस। तो कभी आपने बेकिंग सोडा टेस्ट कर लिया हो तो वो आपका कड़वा कड़वा सा होता है, तो वो आपका बेस है। और ये इमली वगैरह, ग्रेप फ्रूट जैसे आप देख ही रहे हैं, तो ये आपका खट्टा खट्टा सा होता है, तो ये आपके एसिड्स हो जाते हैं। तो ये हमारे एसिड और बेसिस के बारे में था। नेक्स्ट हम देखते हैं द प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन
in which a thin coat of zinc is provided over iron surface. This process is called, इस प्रोसेस का आपको नाम बताना है, आपको पूरा प्रोसेस बता दिया गया है. आपको रिवर्स भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको प्रोसेस दी गई हो और आपको ऑप्शन में ये दिया गया हो कि इसमें क्या किया जाता है या किसकी कोटिंग किस पे होती है. तो आपके ऑप्शंस है गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पेंटिंग इन जिंक या फिर नन ऑफ द अबव. ठीक है जी. तो हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ए, गैल्वेनाइजेशन. काफी कॉमन फैक्ट है ये, बहुत ही कॉमन. ठीक है, तो 10th तक सबने ही पढ़ा होता है. तो गैल्वेनाइजेशन तो बहुत रट्टा लगाते हैं कि आयरन पे जब हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो उस प्रोसेस को आपका गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं. तो ये प्रोटेक्ट करता है आपका एटमॉस्फेयर में जो रस्टिंग, ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे रस्टिंग से, और लाइफ जो है वो 20 to 30 ईयर्स बढ़ा देता है ये आयरन की. ठीक है, तो करोजन नहीं होता इससे, तो इसलिए हम ये करते हैं. 6th क्वेश्चन हम देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज और आर ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी थ्रू ब्लड. ठीक है, अब इनमें से कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है? आपके चीजें हैं डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल. तो इनमें से कौन सा ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट कराता है? तो आपको ऑप्शंस दी गए 1 ओनली, 1 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ब्लड में सब चीजें जाती है, डाइजेस्टिव फूड भी जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है, आपका वेस्ट मटेरियल भी जाता है. तो इसका आंसर आपका है डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है जी. तो ब्लड एक फ्लूइड है, हमें पता है. ब्लड वेसल्स में मूव करता है, हमें पता है. तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड्स ट्रांसपोर्ट करता है. कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे. और ऑक्सीजन भी कैरी करता है, कहाँ से? लंग्स से टू सेल्स ऑफ द बॉडी. और वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव कर देता है बॉडी से थ्रू यूरिनेशन. तो ये सारा हमें पता है. ठीक है जी. अब नेक्स्ट हम देखते हैं 7th क्वेश्चन हमारा है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन वेरियस एनिमल्स कंसिडर द फॉलोइंग असर्शंस. फर्स्ट आपकी है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेकेंड आपका है इन द सेल द फूड या फिर ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन. थर्ड आपका है फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन एंड दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. तो विच ऑफ द अबव असर्शन इज और आर करेक्ट आप लोगों को बताना है. आपके ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वाइज हम देखते हैं इसको. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी है कि जो ब्रेक डाउन होता है फूड का उसको बोलते हैं, एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट. सेकंड आपकी कि सेल में जब फूड है ब्रोक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पे कन्वर्ट हो जाता है यूजिंग ऑक्सीजन. ये भी करेक्ट है. और इसको क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन यूज हो रही हो. तो अब दिखती सी बात है कि थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई कि फूड जो है बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है ब्रेक डाउन. ठीक है, यहां तक ये स्टेटमेंट करेक्ट है. बट जब यहाँ पे ये लग गया कि दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन तो ये गलत हो जाती है, क्योंकि इसे हम बोलते हैं एनारोबिक. जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है वो एनारोबिक होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. तो ऐसे ही हमने लास्ट सेशन में भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने एनारोबिक और एरोबिक किया था कि जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं तो हमारे लेग्स में जो है मसल्स में थ्रॉबिंग पेन होती है, तो वो किस वजह से होती है. ठीक है जी. तो वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, तो उसी वजह से वो होती है. तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, 1 and 2 आर करेक्ट. करेक्ट आपसे पूछा था. तो जब ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. और जब वो ब्रेक डाउन होता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन तो हम उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो ये हमारा डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम 8th क्वेश्चन. Which equipment measures the distance covered by a vehicle? बहुत इजी क्वेश्चन है ये. आपके ऑप्शन है ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एक्सेलेरोमीटर या फिर ऑल्टीमीटर. ठीक है जी. तो आपको डिस्टेंस मेजर क्या करती है, हमारी गाड़ियों में लगी होती है, आपको पता होना चाहिए. तो इसका आंसर आपका है हाँ जी, आपको पता ही होगा, ए, ओडोमीटर. तो ओडोमीटर है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल वो मेजर करती है. स्पीडोमीटर जैसे नाम बता रहा है स्पीड मेजर करती है. एक्सेलेरोमीटर हमारी एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग व्हीकल या वाइब्रेटिंग बॉडी मेजर करती है. और ऑल्टीमीटर क्या है, वो डिटरमाइन करती है ऑल्टीट्यूड. ठीक है, स्पेशली बैरोमेट्रिक और रडार डिवाइस की जो एक एयरक्राफ्ट में फिक्स है. ठीक है, ऑल्टीट्यूड, अब एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ता है तो उसमें हमें ऑल्टीट्यूड मेजर करने की जरूरत पड़ती है. तो ये हमारे 8th क्वेश्चन था. नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल विच कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर.
ठीक है जी। आपके ऑप्शन है फॉस्फोरस, सोडियम, आयोडीन या फिर ब्रोमाइन। तो आपको हाईली रिएक्टिव मेटल पूछा है और उसकी एक प्रॉपर्टी दी है कि जब हम उसको एयर में एक्सपोज करते हैं तो वो आपका फायर कैच कर लेता है। तो पहचानना वैसे आसान है, बट देखते हैं इसका आंसर है आपका बी, सोडियम। तो अब फॉस्फोरस, ब्रोमीन और आयोडीन आपके हैं नॉन मेटल्स। तो अगर आपको मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस पता हो तो आपको नेक्स्ट फैक्ट पता हो भी नहीं भी हो तो भी आपका काम चल जाएगा, बिकॉज यू नो कि यहाँ पे मेटल पूछा है, हाईली रिएक्टिव मेटल। बाकी तीनों ऑप्शन आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है जी। बट अब इन केस आपको यहाँ पे और भी मेटल्स दिए होते, नॉन मेटल्स नहीं दिए होते ऑप्शन में, तो हम क्या करते हैं, तो अब ये जो पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इनमें भी काफ़ी फैक्ट्स है जो हमारे क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं। फॉस्फोरस जो है ये भी नॉन मेटल्स है, ये भी हाईली रिएक्टिव है। इसमें से फॉस्फोरस है वो इतना रिएक्टिव है कि वो फायर कैच कर लेता है जब एक्सपोज करते हैं हम उसे एयर को, ठीक है। तो हमारी आधी स्टेटमेंट यहाँ सेटिस्फाई हो रही थी, बस ये नॉन मेटल है इसीलिए ये आंसर नहीं है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से, ताकि आग ना लगे। तो फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर करके रखते हैं। वैसे ही ब्रोमाइन है वो सिर्फ ओनली एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में, और मेटल में क्या होता है आपका मरकरी, ठीक है। अब सोडियम है, सोडियम आपका मेटल है, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी कि सोडियम आपका मेटल है। तो ये भी हाईली रिएक्टिव है नेचर में, और ये एयर से और वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन होता है तो आपकी हीट या एनर्जी तो रिलीज होती ही है। प्लस इसको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ताकि ये फायर कैच ना करे एयर से, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। तो ये हमारे काफ़ी आपके हेल्दी फैक्ट्स आपको देखने को मिले इस क्वेश्चन में, क्योंकि फॉस्फोरस, आयोडीन, ब्रोमाइन, इनमें से किसी पे भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक सैम्पल क्वेश्चन है कि इस पोर्शन में से ये वाले क्वेश्चन का आपको ऐसे ऐसे एनालिसिस करना है और ऐसे इसको अप्रोच करना है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्ट आपका है, मैच करके आपको पेयर्स दिए हैं, बडिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन अमीबा। सेकेंड है बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन हाइड्रा। थर्ड है मेटामॉर्फोसिस, ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। अब विच ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच्ड बताना है आपको। आपके ऑप्शन है 1 and 3, 2 and 3, 3 ओनली, या फिर 1, 2 and 3 सारे करेक्टली मैच्ड है। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर हमने काफ़ी बेसिक है रिप्रोडक्शन पढ़ा है, तो आपकी दो फॉर्म की रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी टाइप्स होती है, जैसे बडिंग हो गई, बाइनरी फिजन हो गया, जिसमें आपका सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स में भी होती है, ठीक है जी, दोनों टाइप की। तो आपकी बडिंग जो है अगर हमने देखा हो तो वो ईस्ट में या हाइड्रा में होती है, और बाइनरी फिजन जो है वो हमारा अमीबा में हमें देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो मेटामॉर्फोसिस क्या, जैसे हम ज्योग्राफी में भी देखते हैं, रॉक साइकिल में भी देखते हैं कि मेटामॉर्फोसिस होता है, मतलब चेंज इन स्टेट होती है। तो यहाँ पे भी ये है कि जो लार्वा है वो एकदम अडल्ट बन जाता है ड्रास्टिक चेंजेस के साथ, तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सिर्फ थर्ड जो है वो करेक्टली मैच्ड है, बाकी फर्स्ट टू है वो आपके इंटरचेंज हो गए हैं, ठीक है। अमीबा में आपका बाइनरी फिजन होता है। तो इसका आंसर है आपका C, 3 ओनली। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आपकी दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। अब आपकी बडिंग और बाइनरी फिजन जो है एक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। हाइड्रा में आपका बडिंग होता है और अमीबा में आपका बाइनरी फिजन होता है, और लार्वा में आपका मेटामॉर्फोसिस के थ्रू वो ड्रास्टिक चेंजेस से अडल्ट बन जाता है, ठीक है जी। तो हमारा ये डायग्राम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपकी। बाइनरी फिजन आप देख रहे हैं, यहाँ पे अमीबा है। अमीबा कुछ ऐसा दिखता है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं अपनी साइंस की बुक्स में। तो ये अमीबा का न्यूक्लियस है, ये इसका सूडोपोडिया है, ठीक है जी, जो चेंज होता रहता है इसकी शेप। अब नेक्स्ट स्टेज में बाइनरी फिजन में क्या होता है, इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होना शुरू होता है। तो धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू होगा, तो जब ये बिल्कुल ही अलग हो जाता है तो ये आपके दो अमीबा बन जाते हैं। तो इनको बोलते हैं डॉटर अमीबा, ठीक है जी। तो इसका बाइनरी मतलब 2, तो ये 2 में आपके कन्वर्ट हो गए, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। फ्यूजन क्या होता है, मिलना, फिजन क्या होता है, अलग होना,
ठीक है, तो ये अलग होके 2 में डिवाइड हो गया, इसलिए इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट है बडिंग। तो बडिंग आप देखते हैं कुछ प्लांट्स भी हमारे घर में होते हैं कि पत्तों पे मिट्टी डालो तो उसमें से ऐसे बड्स निकलने लग जाते हैं आगे, ठीक है। तो ये प्लांट है, ये इसका न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है आपका, थोड़ा न्यूक्लियस ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो मतलब धीरे धीरे ये प्रोसेस होती है। तो एकदम यहाँ पे अभी ये जॉइंट है बट आपके न्यूक्लियस दोनों के अलग हो गए हैं, तो ऊपर से आपको ऐसे छोटा सा एक बड देखने को मिल जाता है। तो काफी इजी प्रोसेस है, तो इसको बडिंग का नाम दिया जाता है। ये आपका ईस्ट और हाइड्रा में हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे 2 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे जो हमें अमीबा और यीस्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो आज के लिए हमारे ये क्वेश्चंस थे। तो आई होप यू लाइक द सेशन। अपने स्कोर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में नोट करते जाइए, बताते जाइए, ठीक है, रिविजन भी करते जाइए। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलेंगे पॉलिटी और साइंस के सेशन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।